102 निर्वाचन क्षेत्रों में आज मतदान हो रहा है। हमारे पीछे कुछ संवाददाता बैठे हुए हैं, उनसे पूछेंगे कि कहाँ किस तरीके की टक्कर है, कहाँ क्या मुद्दे जो हैं वो चुनाव में इस बार बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा बनेंगे, लोगों के बीच उन मुद्दों का क्या असर होगा, क्या इस चुनाव में इंडिया अलायंस वर्सेस बीजेपी के एनडीए का जो गठबंधन है वो गेम चेंजर बनेगा या नहीं बनेगा। तो हमारे साथ इस समय स्वप्निका हैं। स्वप्निका, क्या तैयारियां जो देखने को मिली आपको, कैसा है माहौल यहाँ जी, पर? मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताना चाहूँगी क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो लोकसभा चुनाव में एक अहम भूमिका निभाता है क्योंकि वो अकेले 80 सीट वहाँ से देता है। अगर मैं पहले फेज़ की बात करूँ तो वहाँ पे 8 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, जिनमें से कुछ जगहों के मैं आपको नाम बता दूँ, जिनमें शामिल है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर समेत और भी जगह है। अगर मैं पिछली बार की डेटा की बात करूँ तो पिछली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 8 में से मात्र 3 सीटें बीजेपी को मिली थी, क्योंकि इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ पर जाटों का दबदबा है। लेकिन अगर अवध के क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे भी बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, राम मंदिर बनाया है, तो वहाँ के क्षेत्र में लोग बीजेपी को लाना चाहते हैं, उन्हें वोट देना चाहते हैं। स्वप्निका, एक चीज़ ये बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इस समय जाट और ठाकुरवाद चल रहा है, तो वो किस तरीके से गेम चेंजर बने, क्या मुद्दा बन सकता है वो? जी बिल्कुल, ये मुद्दा बन सकता है और जहाँ तक मैंने वहाँ की जनता से बात की है, तो वहाँ पे अभी ऐसा चल रहा है, कुछ चाहते हैं कि बीजेपी आए, कुछ चाहते हैं कि दूसरी सरकार आए। तो देखना अब ये होगा कि क्या बीजेपी वहाँ पे अपना सत्ता ला सकती है या फिर दूसरी लाती है। तो अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि आज तो पहला ही दिन है चुनाव का। उत्तर प्रदेश शुरू से ही निर्णायक भूमिका में रहा है। शुरू से ही एक मतलब अगर सरकार आती है तो उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले आता है अन्य प्रदेशों की अपेक्षा। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास हुआ है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास की गाथा लिखी जा रही है और क्राइम रेट कम हुआ है, उसको लेकर क्या कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा होगा इस बार? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसमें तो बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है क्योंकि क्राइम रेट की अगर बात देखी जाए तो बहुत ज़्यादा ही उत्तर प्रदेश में कम हुआ है। बीजेपी वहाँ पे अच्छा काम कर रही है, तो ये भी एक मुद्दा बन सकता है बीजेपी की जीत का। उत्तराखंड से जो है चुनाव का समीकरण बहुत ज़्यादा ही एक धार्मिक माहौल है और वहाँ पे एक धर्म स्थल भी है, तो वहाँ की अगर राजनीति होती है तो बहुत ज़्यादा गंभीर होती है। तो उत्तराखंड से मेरे साथ हैं, आप बताइए उत्तराखंड की राजनीति में क्या गेम चेंजर बन सकता है? जी, मैं देवभूमि उत्तराखंड से इलेक्शन को कवर कर रही हूँ। यहाँ पे ज़ोरों-शोरों से इलेक्शन चल रहा है और एक अलग ही उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस बार की बात करूँ तो 5 जगह पे इलेक्शन हो रहा है, जो कि नैनीताल, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल और अल्मोड़ा। अगर मैं पिछली बार की आपसे बात करूँ तो 78 लाख वोटर्स थे जिन्होंने वोट दिए थे। अब देखना ये है कि कितने और लाख वोटर इसमें जुड़ेंगे और किसकी सरकार को वोट देंगे। पिछली बार बीजेपी ने पाँचों की पाँचों जगह से सारे वोट ले लिए थे और कांग्रेस एक बुरी तरीके से हार गई थी। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस अपना पल्ला यहाँ पे भारी कर पाएगी या नहीं। यूसीसी और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अभी हाल ही में उत्तराखंड में लागू किए गए हैं, क्या ये बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट होंगे या अन्य जो भी पार्टियां हैं उनके लिए माइनस होगा ये? जी ऑफ कोर्स होंगे, उत्तराखंड के लिए ये प्लस पॉइंट ऑब्वियसली होंगे क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि ये लागू किया गया। और अगर डेवलपमेंट की वहाँ पे बात करें तो पहले से बहुत सारी डेवलपमेंट वहाँ पे करवाई गई। लोगों का ये भी कहना है कि 80 लाख जो था राशन वहाँ पे मिला गया है, मतलब लोगों बहुत उत्साह में वो लोग। टक्कर किन किन के बीच है पार्टी का इस बार, क्या लगता है आपको? जी अभी तक तो यही दिख रहा है कि बीजेपी ही आगे चल रही है, बट एट लास्ट हम कुछ नहीं कह सकते। क्या पता कांग्रेस अपना कुछ भी कर दे। मैनिफेस्टो उन्होंने अभी अपने जारी किया है जिसमें उन्होंने रिजर्वेशन रखी है 50%, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी है, 10% और रिजर्वेशन रखी है उन्होंने वो ईडब्ल्यूएस के लिए। तो कुछ भी हो सकता है। तो बिहार से भी हमारे साथ हैं, तो बिहार की राजनीति में आप देखी होंगी कि पिछले दिनों उठक बैठक हुई है, एनडीए में फिर आ गए नीतीश जी, तो क्या लग रहा है आपको कि इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए कुछ गेम चेंजर बनेगा? जैसा अभी जो करंट सिचुएशंस इलेक्शंस के देखे जा रहे हैं तो दोनों पार्टी एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही है। पर अगर पिछले इलेक्शंस की बात की जाए तो एनडीए की सरकार की जीत हुई थी, वहाँ पे 39 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी। अभी ज़ोरों शोरों से दोनों पार्टियां प्रचार कर रही हैं और आज पहला चरण मतलब पहले दिन का मतदान है, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि कौन सी पार्टी आएगी सत्ता में, देखते हैं। अच्छा, बिहार का जब नाम आता है तो बहुत लोगों के ज़ुबान पे होता है कि वहाँ के लोग जो है बाहर जाके काम करते हैं, बाहर जाके रहते हैं, तो कई कई लोग ऐसे भी हैं, कुछ बयान ऐसे दे देते हैं, बिहार के लोगों को ठेस पहुँच जाती है। तो उसको लेके आप क्या कहेंगे कि वो अगर बिहार के नेता जो हैं वहाँ पे एक तरह से मैदान में हैं और वो अपने लोगों का सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कौन सपोर्ट करता है? मतलब विपक्ष ज़्यादा सपोर्ट करता है कि भाजपा के लोग ज़्यादा सपोर्ट करते
देखिए इसमें तो मैं आपको क्या बताऊं, विपक्ष रहे या फिर भाजपा रहे, जैसे भाजपा की सरकार ने भी वादा किया था कि हम बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, बट ये बोल करके उनकी पिछली भी लेकिन सरकार अपॉर्चुनिटीज़ तो मिली, मिली अभी हाल ही में महिलाओं को वहाँ पे टीचर की नियुक्ति की गई है, महिलाओं के टीचर की नियुक्ति की गई, बहुत लोगों को जॉब्स मिली हैं, तो उसका क्या? जी वो भी मिली है, पर अभी भी बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं। दूसरी बात, जब बीच में राजद की सरकार आई थी तो उन्होंने बहुत सारे मतलब 1 लाख लोगों को, मतलब जो यूथ थे उनको जॉब प्रोवाइड कराई। तो मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है या मेरे ख्याल से और जनता से जब बात हुई तो उन्हें लग रहा है कि विपक्ष ज़्यादा काम कर रही है। जी देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। मैनिफेस्टो जैसे कि आपने बताया, दोनों ही पार्टियों ने, अपोजिशन पार्टी जो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी है इस टाइम पर इंडी ने, वो उसने भी अपना, इंडिया अलायंस ने जारी कर दिया है और बीजेपी ने भी जारी कर दिया है। तो दोनों ने ही बड़े बड़े वादे अपने मैनिफेस्टो में जो है उन पर गौर फरमाया है, बड़े बड़े वादे किए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कौन अपने वादे निभाता है कौन नहीं। मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो कैसा रहा है माहौल? जी देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो 28 लोकसभा सीटों में से, माफ़ कीजिएगा, 29 लोकसभा सीटों में से 28 जो सीटें थी वो बीजेपी जीत चुकी थी और एक जो सीट थी वो आईएनसी के पास में थी। तो इस बार भी जो छिंदवाड़ा की सीट है सबसे अहम सीट मध्य प्रदेश में मानी जाती है, क्योंकि छिंदवाड़ा की सीट पर कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ, जो कि कांग्रेस अपोजिशन पार्टी के एक स्ट्रॉन्ग लीडर उभर कर नज़र आते हैं, वही इस बार भी इलेक्शंस में नज़र आएंगे। उनका जो अपोजिशन में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी, मैं कहूँ तो उन्होंने खड़ा कराया, वो हैं विवेक बंटी साहू जी। और जैसा कि मैं कल एक बहुत बड़ी न्यूज़ चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश में इस वक्त, उन्होंने बीजेपी की तरफ से एक रोड शो निकाला है उसको सपोर्ट करने के लिए कि लोकसभा इलेक्शंस में जो छिंदवाड़ा की सीट, जो कि एक अहम भूमिका निभाती है मध्य प्रदेश के अंदर, वो उसको अपने अंडर में ले सके। कैसा लग रहा है इस बार का, क्या मुद्दा अहम? मुद्दा अहम, देखिए मैं ऐसा कोई विशेष टिप्पणी इस बात पर नहीं देना चाहूँगी कि क्या मुझे लगता है, बट हाँ, जो मैंने लोगों से बात करी है तो बेरोज़गारी का जो स्तर है मध्य प्रदेश के अंदर वो इतना नहीं है, तो हो सकता है यहाँ पर बीजेपी आ जाए। एक तरफ देखा गया इंडिया अलायंस एक साथ आई है और भाजपा भी साथ में है, तो क्या लगता है कि एक तरफ जहां सभी पार्टियां एक दूसरे का जब कटाक्ष कर रही थी कुछ महीने पहले, कुछ दिनों पहले एक दूसरे पर अलायंस लगा रही, आज वही एक साथ में है और मैदान में है बीजेपी के खिलाफ में, तो क्या लगता है कि गेम चेंजर बनेगा ये? जी बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि उसकी पार्टी सत्ता में आए। तो दोनों ही पार्टियां डटी हुई हैं, लोकसभा की डेट्स अनाउंस होने से पहले से ही उन्होंने रोड शोज़ वगैरह सब चीज़ों में उनकी अलग अलग रणनीतियां हैं दोनों ही पार्टियों की कि वो अपने पार्टी को ही इस बार सत्ता में लाए। तो हो सकता है कि जो ये गठबंधन अभी हमें इंडिया अलायंस का देखने को मिला है, ये एक बाहरी प्रभाव पड़े और अच्छे से सामना कर पाए भारतीय जनता पार्टी का। मतदान हो रहा है, लोकसभा इलेक्शंस भी चल रहा है, इंडिया अलायंस भी है और बीजेपी भी है, क्या लगता है आपको राजस्थान में क्या गेम चेंजर बनेगा? गेम चेंजर राजस्थान की बात करें तो 2019 में भी बीजेपी की 25 सीटों में से 24 सीटें आई थी, नागौर से ही सीट नहीं आई थी बीजेपी की, मतलब बीजेपी की, बाकी कांग्रेस जीती थी। अब भी देखा जाए तो दोनों का टकराव बहुत अच्छा है, कोई कह रहा है बीजेपी आएगी, कोई कह रहा है कांग्रेस आएगी, तो बस यही चल रहा है। राजस्थान में कल्चर को बहुत प्रमोट किया जाता है और बीजेपी भी कल्चर को प्रमोट करते हुए आगे बढ़ रही है, तो क्या लगता है आपको कि जो कल्चर को प्रमोट कर रहा है उसको प्रमोट करना चाहिए, जो सिर्फ बेरोजगारी और इन सब मुद्दों को लेके चल रहा है उसको प्रमोट करना चाहिए? देखो कल्चर को भी देखना चाहिए, बेरोजगारी को भी देखना चाहिए, क्योंकि कल्चर भी साथ के साथ चलता हुआ आता है। ट्रेडिशनल चीज़ें कभी नहीं भूली जाती, क्योंकि हर इंसान मिट्टी से जुड़ा हुआ होता है। और रोज़गार भी एक बहुत बड़ी समस्या है, हर इंसान को रोज़गार चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। राजस्थान एक ऐसा इलाका आता है जहाँ रेगिस्तान है, काफ़ी गर्मी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत ज़्यादा कमी है, मतलब शहरों को छोड़ के वहाँ के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें हैं। तो क्या लगता है कि बीजेपी जो पिछले दिनों सत्ता में आई, तो अब से लेकर अब तक क्या विकास हुआ है वहाँ पे? देखो विकास तो हुआ ही है, बेसिकली विकास हुआ है। और अब के जब कह रहे हैं कि इलेक्शन आएंगे, क्योंकि आज की जनता, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, देख लेते हैं कि पहले उन्होंने हमारे लिए कितना काम किया है, क्या नहीं किया है, तो वो सोच समझ के चुनाव कर सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस को चुने चाहे बीजेपी को चुने। लीग से हटकर मैं पूछूं, अगर आप एक पत्रकार होने के नाते नहीं, एक आम इंसान होने के नाते अगर आपको वोट देना होगा तो किस बिहाफ पे आप वोट देंगे? अगर मैं बिहाफ देखूंगा तो सरकार कितनी योजनाएं निकाल रही हैं,
यूथों के लिए, बेरोजगारी के बारे में सोच रही है, यही मेरा मेन कंसर्न होगा। फेवरेट पार्टी कौन सी है? फेवरेट कोई पार्टी नहीं है मेरी। चलिए आप बताइए, लोकसभा इलेक्शंस चल रहे हैं, आज प्रथम चरण का मतदान है, क्या लग रहा है आपको? जी, मैं आपको महाराष्ट्र की जानकारी देती हूँ। महाराष्ट्र की बात करें तो केंद्र में सत्ता पाने के लिए महाराष्ट्र अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ही ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट है। तो महाराष्ट्र में पहले चरण में आज 5 सीटों पे मतदान किए जाएंगे, जिसमें रामटेक, नागपुर, गढ़चिरौली, चिमूर, भांडरा, गोंदिया और चंद्रपुर शामिल है। नागपुर से बीजेपी के बहुत हाई प्रोफाइल मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, तो कैसा लग रहा है, वो गेम चेंजर करेंगे? जी, इस बार वहाँ से उन्हें विकास ठाकरे कांग्रेस के वो तो कड़ी टक्कर दे रहे हैं ना? जी कड़ी टक्कर दे रहे हैं, पर लोगों का मानना है कि शायद इस बार भी नितिन गडकरी जी अपनी सीट बचा पाए वहाँ पे। अगर बचाते हैं तो हैट्रिक लग जाएगी उनकी। जी, लग जाएगी। कैसा लग रहा है, मतलब क्या समीकरण क्या बैठ रहा है वहाँ पे? जी, ठीक ही बैठ रहा है। 2019 की बात करें तो बीजेपी और शिवसेना ने गठबंधन कर ली थी, तो वहाँ पे 2019 में एनडीए की सरकार बनी थी। तो देखते हैं इस बार भी एनडीए की ही सरकार बनती है या कांग्रेस बीजेपी को हटा देती है वहाँ से। अच्छा ये बताइए, पत्रकार से हटकर, लीक से हटकर, आप आम इंसान हैं, मान लीजिए आपको वोट देना है, किस बिहाफ पे आप वोट देंगे? बेरोज़गारी तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा माना जाता है, पर अगर हम योजनाएं की बात करें तो योजनाएं बीजेपी सरकार में ज़्यादा लाई गई हैं, तो मैं इसी बिहाफ पे बीजेपी को वोट करूँगी। मतदान हो रहा है आयुषी, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है मतलब क्या? कैसा लग रहा है? आप वोट करने जा रही है ना, वोट तो दिया होगा ना आपने? हाँ, like it is a very critical situation for the country, I would say, because it can change the game for the next 5 years. So yeah. आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में मैनिफेस्टो आया है, बीजेपी का भी आया है, कांग्रेस का भी आया है, दोनों में बड़े बड़े वादे किए गए हैं। बीजेपी में तो कुछ वादे जो हैं वो नॉर्मलाइज हैं, लेकिन कांग्रेस में ऐसे वादे हैं कि मनरेगा को इतने रुपए दे दिया जाएगा और फिर उसके बाद 5 सालों में हम इतने जॉब क्रिएट कर देंगे। क्या सच में ये पॉसिबल है? नहीं, it is. I don't think it is possible to like, as BJP said that they will be providing free ration to the poor people. It is not like practical, I would say, but I think these are the hollow promises they are making. इलेक्शन से पहले मुद्दा उठ रहा था ईडी और सीबीआई का, एलिगेशंस का। अभी आम आदमी पार्टी के जो सिटिंग सीएम है वो जेल में है, तो क्या ये मुद्दा बन सकता है? बीजेपी को इसका फ़ायदा हो सकता है या नुकसान होगा? Obviously, that would be benefited like by the BJP government, because they would be targeting Delhi also, because of the recent case of Arvind Kejriwal. So yeah, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? I belong from MP. तो मध्य प्रदेश की राजनीति को कैसे समझते हैं? Like Congress is trying hard to get into the government, and it did get into the government, but I think BJP is is showing their, triumph in all the north. So yeah. क्या माहौल है? इलेक्शन का माहौल है। मतदान हो रहे हैं, यस, लोगों में उत्साह भी है, मुद्दा क्या हो रहा है? ऑफ कोर्स अभी जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी चला था अरविंद केजरीवाल का, और मतलब बहुत सारे कंट्रोवर्सी चल रहे हैं कांग्रेस से रिलेटेड भी और बीजेपी से रिलेटेड भी, तो दैट्स इट। देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा यूथ में काफ़ी कॉमन रहता है। बेरोजगारी क्योंकि उन्हें जॉब सिक्योरिटीज़ नहीं होती, जॉब नहीं मिलती है समय से, पढ़ाई पूरी कर ली वो बैठ जाएं, तो गवर्नमेंट कुछ आती हैं ऐसी कि एक मैनिफेस्टो लॉन्च करती हैं, उसमें बताती हैं कि हम इतने जॉब सिक्योरिटीज़ दे देंगे, आप मेरी सरकार बना दो, हम इतने कर देंगे। तो क्या ये वादे सच में पूरे होते हैं? बहुत मतलब आगे एक्सटेंड तक होते हैं, और इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि लोग अवेयर नहीं है इन सब योजना की वजह से। लोगों को अवेयर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम कोई भी पोर्टल खोलते हैं तो लोगों को पता नहीं चलता कि हम कैसे इनरोल करें इन सब चीज़ों में। तो दैट्स व्हाट कि गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए कि लोगों को अवेयर किया जाए इन सब चीज़ों से रिलेटेड। आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मेघालय से। मेघालय की राजनीति को आप कैसे समझते हैं? वहाँ पे बीजेपी अलायंस में एनपीपी के साथ, और मतलब मुझे लगता है कि अब इस इलेक्शन में एनपीपी ही जीतेगी, जहाँ तक मुझे लगता है।
क्यों, ऐसे क्यों लग रहा है? बिकॉज वहाँ पे बहुत लोग सपोर्टर हैं एनपीपी के, और जो उनके जो मेन हेड थे जो एनपीपी के, मतलब उनका बहुत इन्फ्लुएंस है मेघालय में। अभी कुछ कंट्रोवर्सी वहाँ चल रही थी, तो उसको लेके क्या वो कुछ गेम चेंजर बनेगा या फिर कुछ कहीं रुकावट पैदा करे बीजेपी को लेके? आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट कंट्रोवर्सी। मतदान हो रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या मुद्दा होंगे इस बार? मुद्दे जनरली इंडिया के जब भी इलेक्शंस होते हैं तो हेल्थ केयर सेक्टर पे और जॉब्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एंड मैं बोलूँगा कि इंडिया के लोगों की लाइफस्टाइल को भी अपग्रेड करने का एक बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल मुद्दा है? नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग काफ़ी सालों से एक ही जीवन स्तर पे जिए जा रहे हैं। क्योंकि आज वो भी एक, अगर हम आपको रोजगार नहीं चाहिए, विकास नहीं चाहिए? रोज़गार बिल्कुल चाहिए, बट हमें उसके लिए खुद के भी इनिशिएटिव लगाने होते हैं। क्योंकि बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं, बट हाँ, अगर हम उस चीज़ के डिज़र्विंग नहीं करते हैं तो हमें चाहिए कि हम किसी ना किसी चीज़ को मतलब ब्लेम कर सकें। मतलब आप कह रहे हैं कि जो मैनिफेस्टो जारी होते हैं कि जॉब सिक्योरिटीज़ दे देंगी, उसके लिए खुद को अवेयर होना भी ज़रूरी है कि स्किल्स हमें भी पता होनी चाहिए। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे योजनाएं बहुत सारी है, बट लोग उससे बहुत सारी योजना ऐसी है कि जिससे लोग अवेयर नहीं होते हैं और सिर्फ कुछ ही लोग उससे बेनिफिट ले पाते हैं। ये आज इंडिया का बहुत बड़ा मुद्दा है। एंड काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे सस्टेन डेवलपमेंट चाहिए इंडिया को, और काफ़ी चीज़ें अगर हम वर्ल्ड के कंपैरेटिवली में देखें, यूरोप के कंपैरेटिवली में देखें, तो इंडिया काफ़ी पीछे है। तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि हाँ उस पार्टी ने क्या किया, इस पार्टी ने क्या किया है। हमें पूरे ऑल ओवर डेवलपमेंट, या कोई एक कल्चर को प्रमोट कर रहा है, हमें ऑल ओवर डेवलपमेंट चाहिए। ये नहीं कि कोई जॉब दे रहा है और कोई कल्चर कर रहा है। तो हमें कोई ऐसी पार्टी चाहिए कि जो। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। चंडीगढ़ की राजनीति को आप कैसे समझते हैं? अभी हाल ही में एक मामला हुआ था, आपने देखा होगा, मेयर इलेक्शन को लेके, तो उसमें भी काफ़ी एलिगेशंस लगे थे। क्या वो मुद्दा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, बट ये सारी चीज़ें अगर हम पॉलिटिक्स में देखें तो वो बहुत आम चीज़ होती है। आज कोई पॉलिटिक्स पार्टी किसी को ब्लेम कर रही है और आप देखते हैं कि कल उसी के साथ वो अलाइन करके गवर्नमेंट बनाती है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आप इंडिया में इन चीज़ों को देखते हैं तो कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कमी कहाँ रह रही है? कमी कहीं ना कहीं, अगर मेरे को लगता है, कोऑर्डिनेशन में रहती है, कहीं ना कहीं विचारों के मतभेदों में रहती है। तो बस यही चीज़ें हैं। हाय उमर, हाउ आर यू? Good. व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इलेक्शन? It's a critical situation also in this country, especially in this election, because Congress is trying to, not Congress also, but also the Indian Alliance try to make a heavy comeback after a long time. Also, the BJP is trying to secure their seats along with their propagandas. Then it's a big election. What about Annamalai in your? It's a, as we look to the Tamil Nadu, there are a lot of problem with the regional problem also, community, also some kind of political propaganda problems. On that time, as we look to on the Tamil Nadu, the DMK will be they will be make a majority seats on this election. And also the AIDMK is to try to come back there, but they don't have any chances for a BJP, not also the BJP NDA there. Who's your favorite party? I don't have a favorite party because I'm nationalist. Okay. मतदान हो रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? क्या मुद्दे हो सकते हैं इस बार? इस बार के मुद्दे बेशक बेरोज़गारी को लेकर ज़्यादा हैं, और जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है पूरी दिल्ली में, पूरे देश में, कि कितनी हलचल हो रही है इस बार चुनाव को लेके, चुनावों से पहले। तो हाँ, ये जानना बहुत रोमांचक भी है कि इस बार क्या होता है, कौन सी सरकार आती है। तो हाँ, एज ए यूथ आप कहीं ना कहीं ये सोचती होंगी कि रोज़गार मिल जाए आफ्टर ग्रेजुएशन, आपके स्टडीज़ कंप्लीट हो जाए उसके बाद। तो क्या लगता है कि कांग्रेस सही है, बीजेपी सही है, या और कोई पार्टी जो अपने मैनिफेस्टो में इस तरह के दावे करती है कि उन्हें रोज़गार दे दिया जाएगा? देखिए, इस बारे में मैं कुछ मतलब ऐसे दावे के साथ नहीं कह सकती, क्योंकि वादे हर सरकार करती है, पूरा ना पूरा करना वो उनके ऊपर है, और जनता को उस बारे में अवेयर होना चाहिए कि वो वादे वो पूरे कर रही है या नहीं। ठीक है, तो इस वक्त मौजूद थे हमारे कुछ संवाददाताओं के साथ, इलेक्शंस कवरेज इन्होंने की हुई है, उनके अपडेट्स भी आपको बता दिए हैं। 102 सीटों पे मतदान हो रहा है। बहरहाल जो रिज़ल्ट्स आएंगे
वो तो इलेक्शन काउंटिंग के बाद सामने आएंगे, लेकिन इन लोगों से पता चलता है कि टक्कर जो है बहुत कड़ी होने वाली है। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कौन सी पार्टी बाजी मारती है, कौन पीछे रह जाती है। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे इलेक्शन की नई कवरेज के साथ। तब तक के लिए देखते रहें AN TV।